हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने 11th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट करी थी, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे भौतिक जगत या फिज़िकल वर्ल्ड, जिसमें कुछ चीज़ों के बारे में अपन ने कल पढ़ा था। उससे आगे आज डिस्कस करते हैं भौतिकी का प्रयोजन या स्कोप ऑफ फिज़िक्स क्या होता है, कहाँ तक भौतिकी का विस्तार है, भौतिकी के अंदर आप किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती है वो स्कोप ऑफ फिज़िक्स के अंदर या भौतिकी का प्रयोजन के अंदर आती है। तो प्रयोजन का या स्कोप का सिंपल सा मीनिंग होता है कि भौतिकी के फिनोमिनोस का, डायमेंशंस का, स्मॉलेस्ट या छोटी से लेकर कितने बड़े से बड़े तक चीज़ों का आप अध्ययन कर सकते हैं। वह जो रेंज होती है, ठीक है, कि आप इतनी छोटी से छोटी सूक्ष्मतम चीज़ों से लेकर इतनी अधिकतम लंबाई की, या आप डायमेंशन में टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें तो जिन छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों का अध्ययन फिजिक्स के अंदर किया जाता है, वह इसका स्कोप कहलाता है। जहाँ पर आप अलग अलग डायमेंशंस के फॉर्म में, अलग अलग फिनोमेनन के फॉर्म में, अलग अलग चीज़ों के रूप में इसका एक छोटी से छोटी चीज़ों का से लेकर एक बड़े से बड़े तक का आप इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो एक डायमेंशंस की बात करते हैं, लेंथ या लंबाई जो होती है एक प्रकार का डायमेंशंस है। तो फिज़िक्स के अंदर आप लंबाई की सबसे छोटी रेंज, जिसका आप जो सबसे छोटी लंबाई है जिसका आप अध्ययन करते हैं, वो होता है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है वो 10⁻⁻14 मीटर की रेंज का होता है। तो लंबाई के अंदर सबसे सूक्ष्मतम लंबाई में जो आप अध्ययन करते हैं फिजिक्स के अंदर, वो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस का साइज या इलेक्ट्रॉन के अंदर न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, तो -14 मीटर से लेकर तो यूनिवर्स का साइज है, जहाँ तक कि आप स्टडी फिजिक्स के अंदर करते हैं, डेट इज़ 10⁻26 मीटर, 10⁻26 मीटर तक का अध्ययन आप फिजिक्स के अंदर करते हैं, जो कि यूनिवर्स की साइज होती है। तो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो न्यूक्लियस की साइज होती है, वहाँ से लेकर यूनिवर्स की साइज 10⁻26 मीटर तक का आप अध्ययन इसके अंदर करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो टोटल स्कोप है वो 10⁻40 मीटर तक का होता है। 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻26 मीटर तक, यानी कि 10⁻40 टोटल 40 मीटर तक का स्कोप इसके अंदर है। इतनी रेंज तक की लंबाई का अध्ययन आप फिजिक्स के अंदर कर सकते हैं। हाँ, बट फिजिक्स के अंदर इससे छोटी चीज़ों का या इससे बड़ी चीज़ों का अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी फिजिक्स के स्कोप की बात करते हैं इन द मैनर या इन द डायमेंशंस। लंबाई के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो 10⁻40 मीटर तक का इसका स्कोप होता है, जहां पर सबसे छोटा जो है वो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻14 मीटर, और सबसे बड़ा जो स्टडी होती है वो 10⁻26 मीटर होता है, यूनिवर्स की साइज। ठीक है, साइज के साथ ही साथ अगर मैं मास के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, तो द्रव्यमान या मास जो होता है वो सबसे लोवेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी स्टडी आप फिजिक्स के अंदर करते हैं, जो कि 10⁻30 किलोग्राम की रेंज तक का होता है। और सबसे ज़्यादा मास यूनिवर्स है, जिसकी स्टडी अभी तक हुई है 10⁻55 किलोग्राम का। ठीक है, तो अगर मास के रेस्पेक्ट में आप बात करते हैं तो 10⁻−30 किलोग्राम से लेकर 10⁻55 किलोग्राम तक, यानी कि 10 के पीछे आप 55 जीरो लगवा दो, इतना किलोग्राम तक का अध्ययन आप द्रव्यमान का अध्ययन आप फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो द्रव्यमान या आप बोल सकते हैं कि मास का जो स्कोप है फिजिक्स के अंदर, प्रयोजन या अध्ययन करने का जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी, 10⁻85 तक, मतलब 10⁻85 kg तक का अध्ययन आप फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो यह मास के रेस्पेक्ट में इसका स्कोप हो गया या इसका प्रयोजन हो गया। सिमिलरली अगर टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं समय की, कि समय का प्रयोजन या समय का स्कोप कितना है अध्ययन करने का फिजिक्स के अंदर, टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो जो एटम का एक्साइटेड टाइम होता है, एटम का एक्साइटेड टाइम, एक्साइटमेंट का जो टाइम होता है वो 10⁻⁻8 सेकंड तक होता है। तो जो मिनिमम या सूक्ष्मतम टाइम का अध्ययन है वो एटम के एक्साइटेड टाइम में होता है, जो कि 10⁻⁻8 सेकंड होता है। और जो अधिकतम समय होता है, जो अधिकतम समय होता है जिसका अध्ययन फिजिक्स के अंदर किया जाता है, वो कि एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी की एज, जो कि 10⁻17 सेकंड या 18 सेकंड तक का होता है। तो 10⁻18 सेकंड तक का समय 10⁻−8 से लेकर 10⁻18
सेकंड तक के समय का अध्ययन फिजिक्स के अंदर किया गया है। तो जो डायमेंशन है आपकी समय क्या है, ये एक विमा है, डायमेंशन है। तो इस डायमेंशन का स्कोप कहाँ क्या है, 10⁻⁸ सेकंड से लेकर 10⁻18 सेकंड तक। तो होप सो आपको स्कोप का मतलब समझ में आया होगा। स्कोप का सिंपल सा मीनिंग होता है कि किस रेंज तक आप चीज़ों का अध्ययन उसके अंदर कर सकते हैं। चीज़ें कौन सी, डायमेंशंस, लाइक लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, समय हो गया, और भी जो विमाएँ होती है, बल का अध्ययन हो गया, उन सब चीज़ों का अध्ययन किस रेंज तक का आप इसके अंदर कर सकते हैं, वही जो है वो भौतिकी का प्रयोजन या स्कोप कहलाता है। इसके बाद दो चीज़ें और होती है जिसके रूप में फिजिक्स के अध्ययन को डिवाइड किया गया है, डेट इज माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक अध्ययन और मैक्रोस्कोपिक अध्ययन। अब माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका साइज जो होता है 10⁻⁻6 मीटर से छोटा होता है, जिन्हें आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उन सब का जो अध्ययन किया जाता है उसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी या माइक्रोस्कोपिक अध्ययन कहा जाता है। और जो चीज़ें बड़ी होती हैं, जिनको आप खुली आंखों से देख सकते हैं या नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे पहाड़ की स्टडी करना, किसी भी पानी की स्टडी करना, जो आपको दिख रहा है, उन सब चीज़ों की स्टडी जो आप कर रहे हैं, वो सब किसके अंदर आता है, मैक्रोस्कोपिक अध्ययन स्टडी के अंदर। तो दो पार्ट और में आप इन सब चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, जो 10⁻⁻6 मीटर से छोटी रेंज के होते हैं, और मैक्रोस्कोपिक, जिन्हें आप खुली हुई आंखों या नग्न आंखों से देख सकते हैं, जो उनका अध्ययन आप नॉर्मली कर सकते हैं डायरेक्ट देखकर या मेजरमेंट करके। तो डेट इज मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। और एक और अध्ययन होता है जिसे मीजोस्कोपिक कहा जाता है, जो इनके बीच की रेंज का होता है, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन वगैरह का जो अध्ययन किया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का, वो मीजोस्कोपिक के अंदर आता है। तो ये दो पार्ट जो मेन होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक 10⁻⁻6 मीटर से छोटी चीज़ों का अध्ययन करना, दूसरा मैक्रोस्कोपिक जिसमें बड़ी चीज़ों का अध्ययन करना, और मीजोस्कोपिक जिसके अंदर एक कोलाइडल सॉल्यूशन की रेंज की जो चीज़ें होती है उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये पूरा जो होता है ये भौतिकी का प्रयोजन या स्कोप होता है, जिसके अंदर इस रेंज तक का आप अध्ययन कर सकते हैं, या इस रेंज जो आपको बताई गई है, इस रेंज तक आप चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि एक लिमिट में, एक रेंज के अंदर उन चीज़ों का अध्ययन करना ही उसका क्या कहलाता है, प्रयोजन या स्कोप कहलाता है। कि किस मिनिमम रेंज से लेकर किस मैक्सिमम रेंज तक, अधिकतम, न्यूनतम से लेकर किस अधिकतम तक आप उसका मेपन, मेजरमेंट या जो भी उसको रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका अध्ययन करना स्कोप कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्साइटमेंट इन फिजिक्स, ठीक है, भौतिकी की उत्तेजना। अब भौतिकी में आपको उत्तेजित क्या करता है, एक्चुअली भौतिकी के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, डिस्कवरीज होती है, खोज होती है, वो सब आपको एक्साइटेड करती है कि ये कैसे हो रहा है। जो भी चीज़ें हो रही है वो कहीं ना कहीं से फिजिक्स के प्रिंसिपल पर काम करती है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन का उड़ना, एरोप्लेन जब उड़ता है तो वह एक प्रिंसिपल पे काम करता है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जनरेट होना। जब एरोप्लेन इस प्रकार से चलता है तो ऊपर का प्रेशर कम होता है, नीचे का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो नीचे का प्रेशर उसको ऊपर की तरफ उठाता है हाई प्रेशर की वजह से, क्योंकि नीचे की एयर की वेलोसिटी कम होती है, ऊपर की एयर की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो यह बर्नौली का प्रिंसिपल था। तो बर्नौली के प्रिंसिपल बेस्ड क्या बना, एरोप्लेन। तो यह एरोप्लेन का जो प्रिंसिपल है कि एरोप्लेन कैसे उड़ता है, ये आपको जानने के लिए एक्साइटेड करता है। डेट इज भौतिकी की उत्तेजना या एक्साइटमेंट इन फिजिक्स। और क्या क्या एक्साइटमेंट हो सकता है आपको फिजिक्स का, आप कोई भी मशीन चला रहे हो, हर इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई फिजिक्स का प्रिंसिपल यूज़ होता है। आप बिजली अगर टरबाइन से के थ्रू बिजली पैदा की जाती है तो वहाँ भी एक कोई ना कोई प्रिंसिपल लग रहा है कि अगर एक मशीन बनी, अब मशीन के अंदर क्या हुआ, फिजिक्स के किसी न किसी प्रिंसिपल का यूज़ हुआ कि अगर आप उसको कंटिन्यूसली रोटेट करोगे तो रोटेट होने से उसके अंदर मोशन आएगा। अब मोशन हो गया तो उस मोशन का उपयोग आप कोयल को घुमाने के लिए कर सकते हैं, उस कोयल को घुमाकर आप मैग्नेटिक इफेक्ट के थ्रू बिजली जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक जानने के लिए एक्साइटेड चीज़ है। अगर आप जैसे एरोप्लेन का प्रिंसिपल बताया कि एरोप्लेन कैसे उड़ रहा है, टीवी का चलना, मोबाइल चल रहे हैं आजकल, तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं से सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल ही यूज़ होते हैं। बिना फिजिक्स के प्रिंसिपलों के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इवन एक छोटी से छोटी चीज़ की
निर्माण में भी, जैसे आप किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें भी सेंटर ऑफ मास का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने एक छोटी सी चीज़ भी बनाई है कि ये चीज़ एक तरीके से फिक्स होगी या नहीं होगी, एक तरफ तो नहीं जाएगी, तो वो हर चीज़ में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है कि सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ होना चाहिए। अगर सेंटर मास सेंटर पर नहीं होकर कहीं और हो गया तो वह उसकी सारी कंडीशनें चेंज हो जाएगी। तो ब्रह्मांड में ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं या जितनी भी मशीनें होती है वो सब कहीं ना कहीं से बिना फिजिक्स के प्रिंसिपल के नहीं चल सकती। उनमें हर मशीन में, चाहे वो डॉक्टरी मशीन हो कोई भी, तो हर मशीन कहीं ना कहीं से फिजिक्स के प्रिंसिपल का उपयोग करती है। आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, बात करने के लिए आजकल ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो रहे हैं जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, तो उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है यह अगेन एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है। तो फिजिक्स के प्रिंसिपल का हर मशीन के अंदर, हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ होता है। बिना फिजिक्स के किसी प्रिंसिपल के कोई भी इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करता। अगर आपको उस इंस्ट्रूमेंट को सिस्टमेटिक वे में चलाना है तो उसमें फिजिक्स का प्रिंसिपल लगेगा, और जब फिजिक्स का प्रिंसिपल किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ जाता है तो ये दोनों मिलकर बना लेते हैं टेक्नोलॉजी, और डेट इज़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब किसी न किसी इंजन का आविष्कार हुआ, तो आविष्कार होने में क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, और अगर पानी को गर्म करते हैं तो वो स्टीम की कंडीशन में आता है, भाप बनता है। अगर पानी भाप बन जाता है तो वो फैलता है, यानी कि किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वह फैलने लगती है, पहला प्रिंसिपल। दूसरा, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो होती है। तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके स्टीम इंजन बना, स्टीम इंजन से टरबाइन बना, टरबाइन के थ्रू फिर बिजली पैदा हुई। तो सारी चीज़ों में, सारी मशीनों में कहीं ना कहीं से क्या होता है, फिजिक्स के प्रिंसिपल का यूज़ होता है, और उन प्रिंसिपलों को जानने के लिए एक्साइटेड होना ही एक्साइटमेंट इन फिजिक्स होता है, या फिजिक्स की उत्तेजना होती है। फिजिक्स का यूज़ हर जगह होता है, इवन डेली लाइफ में भी आप देखते हैं कि आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, फ्यूल डाला, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर कितनी ऊर्जा देगा, उससे आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर तक चलेगी। डेट इज़ फिजिक्स प्रिंसिपल के इतनी ऊर्जा देने पर इतनी ऊर्जा का लॉस होगा और इतना किलोमीटर तक आपकी बाइक जाएगी, अगेन फिजिक्स का प्रिंसिपल। ठीक है, आप फैन चला रहे हैं तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन होना, फिजिक्स का प्रिंसिपल। आप लाइट चला रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है डेट कन्वर्ट होकर आपको लाइट के फॉर्म में मिल रही है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसके में, लाइट एनर्जी में। तो ये भी एक फिजिक्स के प्रिंसिपल के थ्रू हो रही है। तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना, ये भी फिजिक्स का प्रिंसिपल है, तो इसको भी जानने का एक्साइटमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आपको फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को जानने का एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि फिजिक्स हर जगह लगा हुआ है। आप एक छोटी से छोटी चीज़ को ले लो या बड़ी से बड़ी चीज़ को ले लो, सब चीज़ों में कहीं ना कोई फिजिक्स का प्रिंसिपल ज़रूर जुड़ा होता है। चलने के लिए भी आपकी बॉडी पे प्रिंसिपल काम करता है कि आपको वज़न उठाना है सपोज़, तो अगर 40 किलो का वज़न उठाना है तो एक हाथ में ना उठा के आप दोनों हाथों में 20-20 किलो का वज़न उठा लो, ताकि सेंटर ऑफ मास शरीर पर आ जाए, तो हाथों पर ज़्यादा लोड ना लगे। ठीक है, डेट इज़ फिजिक्स प्रिंसिपल। आपकी बॉडी जो होती है वो फिजिक्स के प्रिंसिपलों पर काम करती है बहुत सारे। तो फिजिक्स हर जगह यूज़ होता है, और इन सब चीज़ों को जानना ही फिजिक्स का एक्साइटमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की शाखाएं। एक्चुअली भौतिकी को बहुत सारे छोटे छोटे शाखाओं में विभाजित किया गया है, क्योंकि भौतिक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, भौतिक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को एक छोटे छोटे शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसके अंदर हर चीज़ों को आप अलग अलग स्टडी करते हैं। जैसे बात करते हैं मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स या यांत्रिकी, जिसके अंदर आप फोर्स, बल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, उन सब का अध्ययन किया जाता है मैकेनिक्स के अंदर, जहाँ पर बल का यूज़ होता है। मशीनें जो होती है बल पर काम करती है, उन सब चीज़ों का अंदर यांत्रिकी के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो नेक्स्ट ब्रांच होती है हीट एंड थर्मोडायनामिक, यानी कि ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी। तो ऊष्मा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो थर्मोडायनामिक्स या हीट के अंदर किया जाता है। ऊष्मा के जो नियम होते हैं, ठीक है, वो सारे नियम की ऊष्मा हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ पर होती है। ठीक है, हीट, पानी को गर्म करने पर ऊष्मा बनती है जो कि फैलती है। तो जो भी नियम होते हैं उन सब का अध्ययन हीट या ऊष्मा गति की शाखा के अंदर किया जाता है। फिर लाइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, प्रकाश की,
ठीक है, प्रकाश के जितने भी नियम होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का अंदर इस शाखा के अंदर किया जाता है लाइट। देन बात करते हैं साउंड की। तो साउंड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, ध्वनि से रिलेटेड चीज़ें होती है, उन सब का अंदर साउंड के अंदर किया जाता है। साउंड का मेजरमेंट, साउंड की स्पीड, ठीक है, साउंड को किस किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं, साउंड की अलग अलग माध्यम में वेलोसिटी क्या होती है, साउंड का साउंड पर अलग अलग चीज़ों का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, लाइक तापमान का क्या इफेक्ट होगा, इन सब चीज़ों की स्टडी आप साउंड के अंदर करते हैं। नेक्स्ट शाखा होती है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, ठीक है, जहाँ पर चुंबक की प्रॉपर्टी और चुंबक से रिलेटेड चीज़ों का आप अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर विद्युत और उससे रिलेटेड सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। चार्ज पार्टिकल से लेकर एक विद्युत का बड़े से बड़े जो भी चीज़ें होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, सारी चीज़ों का अंदर आप इस विद्युत शाखा के अंदर करते हैं। एंड लास्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसको फर्दर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप एटम्स का, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स का भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, पार्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन, सॉलिड स्टेट आदि सारी चीज़ों का अध्ययन इस आधुनिक फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी के अंदर किया जाता है। तो ये कुछ शाखाएं होती है, इन सब से मिलाकर आपकी जो है भौतिकी की कंप्लीट पार्ट होता है। तो 11th क्लास में मेनली आप बात करेंगे तो 11th क्लास का जो टोटल पोर्शन होता है वो मैकेनिक्स होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारी चीज़ें आपको 12th में देखने को मिलती है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, यहाँ पर हीट और थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिक्स में अपन मेनली पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स इन रिलेशन विद अदर ब्रांच ऑफ साइंस, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। देखिए फिजिक्स के अंदर अपन मेनली जो स्टडी कर रहे हैं, अपन ने देखा है कि ऊर्जा की स्टडी अपन करते हैं, और ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ होती है वो ऊर्जा से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई होती है। तो अब विज्ञान की कोई सी भी ब्रांच ले लो, हर ब्रांच कहीं ना कहीं से फिजिक्स से जुड़ी हुई होती है। फिजिक्स के नियमों का, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का हर ब्रांच के अंदर, जो साइंस की कोई भी ब्रांच होगी उसके अंदर कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग ब्रांच जो है वो फिजिक्स से जुड़ी हुई है, फिजिक्स के कैसे प्रिंसिपलों का उसमें यूज़ होता है और कैसे फिजिक्स का अन्य ब्रांचों में यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की या रसायन की। तो आप देखते हैं कि रसायन के अंदर जो सबसे मेन चीज़ अपन पढ़ते हैं वो होता है एटम, और एटम के अंदर आप बात करते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों चीज़ों से मिलकर आपका एटम बना हुआ होता है। और केमिस्ट्री जो मेनली फॉर्मेशन होता है पूरी केमिस्ट्री का, उसका स्टार्टिंग पार्ट एटम ही होता है, ठीक है। तो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से किस प्रकार से बंधे हुए हैं, बाय फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स या एटॉमिक फोर्स, ठीक है। अलग अलग प्रकार के बल, जैसे आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। तो कौन सा फोर्स होता है यहाँ पर, नाभिकीय बल जो है उसे से पकड़ कर रखता है। इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, वो भी इसके अंदर बल से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अंदर लगने वाले बल जो होते हैं वो, जब ये एटम आपस में जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, ये सारे एटम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर अगेन एटॉमिक फोर्स होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसका यूज़ कर रही है, बल का यूज़ कर रही है। तो केमिस्ट्री के अंदर एटम की संरचना में भी आपका फिजिक्स के नियमों का, ठीक है, यूज़ होने लगता है कि आप किस तरीके से बल के सारे नियमों का यूज़ करके एक दूसरे से बांध कर रखे हुए हैं। आपका एटम से जुड़ा हुआ है, मॉलिक्यूल से जुड़कर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सारे बॉन्ड का, ठीक है, बंधों का रिएक्शन करना। और बंध किससे मिलकर बनते हैं, बल से, नाभिकीय बल हो गया, एटॉमिक बल हो गया, ये बल। तो ये सारे बल जो होते हैं ये क्या है, फिजिक्स के प्रिंसिपल के थ्रू ही आपके बल बनता है, या बल का निर्माण, आप बल का एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, फिजिक्स के प्रिंसिपल के द्वारा। तो केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट है एटम, उसका अध्ययन के लिए भी आपको क्या चाहिए, बल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि फिजिक्स के प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई बल टूटता है और दूसरा बल जुड़ता है, ठीक है। एक बंध टूटता है, दूसरा बंध लगता है। तो बंध टूट रहा है यानी कि ऊर्जा रिलीज हो रही है, बंध जुड़ने में भी ऊर्जा रिलीज हो रही है। तो ऊर्जा का निकलना, ऊर्जा का जुड़ना, फिजिक्स के प्रिंसिपल का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती है,
ठीक है, या बॉन्डिंग होती है, और बोल सकते हैं एनर्जी इक्वेशन हो गई, जहाँ पर एनर्जी फॉर्मेशन होती है, एनर्जी का रिलीज़ होना, एनर्जी का लगना, दोनों प्रकार की चीज़ें होती है। तो उन सब जगह पर कहीं ना कहीं से क्या होता है, फिजिक्स का प्रिंसिपल का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आपकी केमिस्ट्री जो होती है फिजिक्स के प्रिंसिपल का यूज़ करके ही बनी हुई होती है। अगर मैं बायोलॉजी से रिलेशन की बात करूँ, ठीक है, फिजिक्स रिलेशन विथ बायो, जीव विज्ञान, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी से फिजिक्स बहुत ज़्यादा तरीके से जुड़ा हुआ है। आप देखते हैं कि आप छोटा से छोटा टेस्ट करवाने के लिए भी जाते हैं, तो वह टेस्ट पूरी तरीके से क्या होता है, फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड एक मशीन से होता है। कोई भी मशीन होगी तो मशीन बिना फिजिक्स के प्रिंसिपल के नहीं चलेगी। तो सारे टेस्ट जो होते हैं बॉडी के, वो सारे क्या होते हैं, बायोलॉजी में फिजिक्स से जुड़े हुए होते हैं, फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। तो बॉडी के जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, आप एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे फिजिक्स का प्रिंसिपल है। गामा रे के थ्रू जो आप करवाते हैं, ठीक है, वो भी फिजिक्स का प्रिंसिपल है। गामा रेस के थ्रू भी बॉडी की स्कैनिंग जो होती है, फिजिक्स की जितनी भी मशीनें हैं, चाहे वो एक छोटी से छोटी मशीन से लेकर आप कितनी भी बड़ी मशीन देखोगे, ठीक है, तो वो सारी जो होती है वो किस पर बेस्ड होती है, फिजिक्स के प्रिंसिपलों पर बेस्ड होती है। और वो शरीर की बहुत सारे फंक्शंस जो होते हैं वो फिजिक्स के प्रिंसिपलों पर ही वर्क करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल मैंने आपको भी बताया था कि एक हाथ में 40 किलो की बाल्टी तोकने से बेटर है आप दोनों हाथों में 20-20 किलो का वजन उठाएं, ताकि उसका मास बैलेंस हो जाए, तो आप उस लोड को ईजिली उठा सकते हैं कंपेरिजन टू एक हाथ में 40 किलो का वेट उठाना, ठीक है। उससे आसान होता है, दोनों हाथों में आप 20-20 किलो का वेट उठा लो ताकि सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंट हो जाए। तो शरीर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं वो भी फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होकर ही चलाए जाते हैं। शरीर की बहुत सारी क्रियाएं होती है, जब आप खाना खाते हैं ऊर्जा रिलीज़ होती है, ठीक है, ऊर्जा से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं से फिजिक्स ऊर्जा से रिलेटेड चीज़ें इंक्लूड हो रही है। तो बायोलॉजी भी फिजिक्स से रिलेटेड है। बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान भी भौतिकी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर आप मेनली बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे स्टार की, ठीक है। अब स्टार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं, फोर्स के द्वारा। और फोर्स यानी कि बल का अध्ययन आप कहाँ करते हैं, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आप खगोलीय पिंडों को देखने के लिए प्रकाशीय दूरदर्शी का यूज़ करते हैं, प्रकाशीय दूरदर्शी। तो ये दूरदर्शी जो होता है ये प्रकाश के प्रिंसिपल जो कि फिजिक्स में यूज़ होते हैं उनके द्वारा बना हुआ होता है। तो जितनी भी खगोलीय चीज़ों का अध्ययन करना, या आप देख सकते हैं कि खगोलीय पिंड जो होता है उसकी स्पीड का अध्ययन करने के लिए, खगोलीय पिंड की स्पीड का अध्ययन करने के लिए भी आप इन दूरदर्शी का उपयोग करते हैं, जो सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी की, जियोलॉजी या ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी फिजिक्स के कैसे रिलेटेड है, आप देखते हैं आप मिट्टी का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, मिट्टी की कंप्रेसिबिलिटी का अध्ययन करते हैं, डेंसिटी का अध्ययन करते हैं, तो वो फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती है, ठीक है। मिट्टी बनती कैसे है, चट्टानों की हाइट कितनी हो सकती है जहाँ तक पॉसिबल है, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन भी आप फिजिक्स के प्रिंसिपल के द्वारा करते हैं। तो इस तरीके से साइंस की सारी ब्रांचें जो होती है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हर चीज़ कहीं ना कहीं से ऊर्जा से रिलेटेड होती है, और ऊर्जा का मेनली अध्ययन अपन कहाँ करते हैं, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। सो इस प्रकार से आज अपन ने इसका जो पहला पार्ट 11th क्लास का पहला चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप पहले लेक्चर को देखिए और इस लेक्चर को भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।